नमस्कार सोना में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ होगा आज के सेशन में। और सबसे ज्यादा किसी एक स्टॉक पर नजर होगी, वो होगा एसबीआई। कल देर शाम ब्याज दरों में तेज कटौती की है। बल्क डिपॉजिट यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा की डिपॉजिट जो बैंक लेते हैं, स्टेट बैंक, उनमें ब्याज दरें 1.25 से लेकर 2% तक घटाई है। अविनाश गोरक्षकर साहब हमारे साथ हैं। सर बताइए, स्टॉक गिरेगा या बढ़ेगा? मुझे लग रहा है कि अनिल जी, इनका जो कासा रेशियो है वो काफी स्ट्रांग है, अराउंड 47-48%। तो रिटेल डिपॉजिट्स पे अभी भी इतने रेट काटे नहीं है, तो बल्क डिपॉजिट्स पे जो इम्पैक्ट होगा वो शायद इतना सीवियर नहीं होगा इनके मार्जिन्स पे। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जब डिपॉजिट बेस रिटेल डिपॉजिट बेस पे रेट्स की कटाई होगी, तभी मेरे ख्याल से एक क्लियरली एक ट्रेड ऑफ मार्जिन्स और ग्रोथ में देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आज के ये बल्क डिपॉजिट पे जो कटाई आई है, ये इनके मार्जिन्स पे इतना भारी इंपैक्ट नहीं होगा। शेयर शायद थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है जनरल सेंटीमेंट को देख के, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर स्टॉक गिरता भी है तो मेरे ख्याल से एक खरीदारी का मौका होगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में होपफुली जब क्रेडिट ग्रोथ और लोन बुक ग्रोथ इनका बढ़ता है और एसेट क्वालिटी अच्छी होती है, तो डेफिनेटली नॉट ओनली पीएसयू बैंक्स बट एसबीआई के लिए डेफिनेटली अच्छा पॉजिटिव संकेत है। और ये भी बताइए अविनाश, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कल 10% की तेजी हुई। टोटल नेटवर्थ है कंपनी की 7,552 करोड़ रुपए, और उसके 10% का ये बायबैक कर सकते हैं। बड़ा बायबैक होगा कंपनी की तरफ से। पिछला बायबैक मुझे याद आता है हुआ था करीब 52 रुपए के भाव के आसपास। इस बार 80, 85, 95 रुपए तक की बातें बाजार में हो रही हैं। इस शेयर को किस तरह से ट्रेड करेंगे? आप कैसे देख रहे हैं इस बायबैक को? आज बोर्ड मीटिंग है। नहीं, मुझे लग रहा है कि हेमंत, अगर बायबैक 75-80 रुपीस के रेंज में होता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, नॉट ओनली शॉर्ट टर्म में बट लॉन्गर टर्म के लिए भी डेफिनेटली अच्छी बात होगी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा वैल्यू देने की बात कर रही है। और पहले भी ये हो चुका है, हमने देखा है कि जब भी कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। मेरे ख्याल से आई थिंक क्लियरली कोर अर्निंग्स को चेंज होने में शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये जो इवेंट है इसको डेफिनेटली मार्केट से एक अच्छा पॉजिटिव थम्स अप देगी अगर बायबैक का प्राइस भी एग्रेसिव हो। चलिए, तो प्राइस होगी अहमियत वाले की, क्या बाजार से प्रीमियम पर होती है, होती तो कितनी प्रीमियम पर होती है? दूसरा, क्या ओपन मार्केट परचेज होता है या टेंडर ऑफर होता है? दोनों में भी बड़ा फर्क है। ओपन मार्केट परचेज में होता है ये कि कंपनी जब चाहे, एक स्पेसिफाइड पीरियड 6 महीने का जनरली होता है, 6 से 12 महीने का, उसमें बाजार से जब उन्हें ठीक लगे उस दिन खरीद सकते हैं। और ओपन ऑफर में ये होता है कि एक प्राइस फिक्स हो गई, से 70 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए, जो भी, उस पर आप हम जो भी शेयर होल्डर चाहे जाकर शेयर टेंडर कर सकते हैं। तो दोनों में फर्क है। तो ओपन ऑफर वाली बायबैक होती है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। ओपन मार्केट परचेज वाली बायबैक होती है, उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है। चलिए, अब शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी में आती हुई इस वक्त 160 अंक नीचे खुला है निफ्टी तेज गिरावट के साथ। क्यों? सन फार्मा 10% नीचे, हीरो मोटो 8% नीचे, टेक महिंद्रा 7% नीचे, एनटीपीसी 5% नीचे और यस बैंक है 4% नीचे। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो दमदार कमजोरी के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं और इन्हीं की वजह से दबाव बना है। लेकिन सेंसेक्स 130 अंक ऊपर है। टेक महिंद्रा अब 4% के नुकसान के साथ और निफ्टी भी नीचे से थोड़ा रिकवर करता हुआ। ये तो सारे शुरुआती टिक्स हैं। आइए रुपए की चाल पर रखिए ना। 68.74 और कमजोरी हुई है। 68.91 ये बता दूं अब तक का इतिहास का सबसे निचला स्तर है रुपए का। उससे हम बहुत करीब पहुंचते हुए दिख रहे हैं। कितना मुश्किल से 17 पैसे वहां से दूर है। तो 68.91 के लाइफ टाइम लो के बेहद नजदीक पहुंचा और रुपया आज फिर से कमजोर शुरुआत 18 पैसे के नुकसान के साथ यहां पर होती हुई दिख रही है। ग्रीनबैक फॉरेक्स के सुब्रमण्यम शर्मा साहब हमारे साथ हैं कार्यक्रम में इस वक्त फोन लाइन पर। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है सर, ये तो गिरा ही जा रहा, रुपया 69 आ जाएगा क्या आजकल में? देखिए, बेसिकली मार्केट में सॉर्ट ऑफ फियर फैक्टर, एक कंफ्यूजन और एफआई आउटफ्लो जो कंटिन्यूसली जा रहे हैं उसके इम्पैक्ट आ रहा है। एक्सपोर्टर्स शायद साइड लाइन में हो गए और इम्पोर्टर्स के में भी थोड़ी पैनिक बाइंग आ रही है। तो लग रहा है ये जो ऑल टाइम लो देखे थे शायद एक बार टेस्ट करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आरबीआई इंटरवीन करेगी और देयर कुड बी स्लम पुल बैक एंड मे बी वापस 68-20 के लेवल देखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ इट्स प्योरली एफआई आउटफ्लो, सेल ऑफ इन द इक्विटी मार्केट कपल्ड विद सम इम्पोर्टर बाइंग एंड जो रेट कट की बात हो रही है वो भी शायद एक यार, क्योंकि यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक फैक्टर इज seeing lot of money going to US and unwinding from the equity market.
सो 68-80 का जो लेवल ब्रेक अगर होगा तो शायद वी मे सी सम पैनिक बाइंग कमिंग, बट आरबीआई इंटरवेंशन को क्या जाते हैं। तो ब्रॉडली आज का जो रेंज रहेगा 60 to 68-90 तक तो देख पाएंगे हम। सर लेकिन कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, CLSA मिसाल के तौर पर वो कह रहे थे कि दिसंबर अंत तक तो 70 का लेवल भी हो सकता है। ये रिपोर्ट्स पर आप कितना भरोसा कर रहे हैं और क्या 70 का स्तर भी दिखा सकता है रुपया? आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए आज के जो सिचुएशन जो आउटलुक के हिसाब से तो मार्केट का तो वन साइडेड व्यू लग रहा है कि रुपी काफी वीक होगा, लेकिन हमेशा जब वॉलेटिलिटी होती है पीपल गेट अ बिट पैनिकी एंड दे ट्राई टू फील दैट मार्केट रुपी वन साइडेड तरफा जाएगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि कहीं तो कैप होगा, FII सेलिंग जब एक वीक तो कम होगा तब आरबीआई इंटरवेंशन की भी पॉसिबिलिटी है। मे बी 69 देख पाएंगे, 69-20 भी देखना, 70 का तो लेवल एज ऑफ नाउ पॉसिबल लग रहा है, बट आई स्टिल फील आई डाउट वेदर इट विल बी टेस्टेड इन दिस रन। चलिए गिरेगा लेकिन गिरने की रफ्तार कम होगी। और वैसे भी जब पुराने लाइफ टाइम पर हाई पर पहुंचे, लाइफ टाइम लो पर पहुंचे, मेरे ख्याल से ये तो राजन साहब के आने के तुरंत पहले के लेवल थे 68-91 थे, यानी कि कितना 4 साल ना राजन साहब 4 साल रहे, राइट। तो 4 साल में वापस हम उन लेवल्स पर पहुंचे, तो थोड़ा तो यहाँ पर शायद रुके। तो 68-90 69 ये वो रेंज है जहां पर शायद बाजार रुपया रुकता हुआ नजर आया, लेकिन कमजोरी साफ तौर पर दिख रही है। चलिए इस कमजोरी का सॉरी UBS, बार्कलेज, CLSA सब कह रहे हैं 70 होगा, तो देखना होगा कि बढ़िया अच्छी बात है। ये कई बार है ना, ऐसा नहीं कि मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट या फंडामेंटल एक्सपर्ट ही सब एक राय देते हैं, उसके विपरीत होता है। FIs जो बोलते हैं उनके भी विपरीत मैंने बहुत बार देखा है। UBS बार्कलेज का मानना है कि मार्च तक 70 होगा, और CLSA कहता है, राजीव साहब जो है वो जो क्लोजली ट्रैक करते हैं, और उन्होंने तब कहा था जब राजन साहब का टर्म बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए इसके ऊपर विचार हो रहा था, बोले अगर नहीं बढ़ाया गया 70 हो जाएगा। लेकिन रुपए में कमजोरी राजन साहब, वो बात ठीक है, मैं आपको पटेल साहब ने तो बहुत बढ़िया काम किया है, रुपए को तो बहुत अच्छे तरीके से रखा है। ये तो अब अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे 70 के टारगेट में आपको बता रहा हूँ, तब से लोग देने शुरू कर। राइट एग्जैक्टली। चलिए तो अब जो होना है वो तो हो गया, कमजोर तो हो रहा है, फिर IT खरीदें क्या अविनाश जी, या फिर ट्रंप साहब का डर है कि नहीं खरीदना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि IT में जिस प्रकार की पिटाई हुई है अनिल जी, यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत बाइंग करने की गुंजाइश है, क्योंकि सारे नेगेटिव्स मुझे लग रहा है लार्जली प्राइस में डिस्काउंटेड हो चुके हैं। अगर हम इन्फोसिस, HCL टेक, TCS के फ्रंटलाइन शेयर्स का परफॉर्मेंस देखें तो भले ही नास्कॉम ने अगले साल का परफॉर्मेंस थोड़ा सा घटाया है, बट जिस प्रकार का प्राइस है हमको लग रहा है कि अगर रुपया और वीक होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स इन कंपनीज को जरूर मिलेगी। हालांकि काफी जो बेनिफिट रुपया का है वो उनको अपने वेंडर्स को पास करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं डेफिनेटली मार्जिन में एक आध 2 क्वार्टर्स के बाद आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली IT एक ऐसा एरिया है जहां पे जरूर एट दीज लेवल्स वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो में इनको इंक्लूड करना चाहिए। चलिए ठीक है, पिट गए, अब खरीदने का वक्त आ गया। धीमे धीमे खरीदना शुरू करें IT शेयरों में। आपने देखा भी अब IT शेयर गिरना बंद हो गए, ठीक है। अभी भी थोड़ा डर ये कि किसी दिन अचानक से ट्रंप साहब कोई ऐलान ना कर दें, और अभी तक तो जो लग रहा है हेमंत कल भी जो मैं बयान पढ़ रहा था उनके, वो बोले कि अमेरिका फर्स्ट, मतलब सबसे पहले अमेरिका और अमेरिकन, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो वो उनका अगर एक अच्छी बात है उनकी तरफ से, वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करेंगे। अच्छा, कल UK का बजट आया, उसमें भी वो कह रहे हैं इकोनॉमी बहुत मुश्किल में है, ब्रेक्जिट के बाद वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, तो मेटल शेयर फिर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इंफ्रा पर खर्चा करने का प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार का नहीं है, दुनिया भर की सारी सरकारों का है। लेकिन देख लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक शो हर रोज होता है सुबह 7:30 से 8 बजे। वो प्रॉब्लम है ट्रेडिंग की, किन शेयरों में करें, किस डायरेक्शन में करें। तो वो अपडेट अगर आप किसी वजह से मिस कर जाते हैं आधा घंटे का शो, तो अब फटाफट आपके लिए 2 मिनट में पूरा क्विक अपडेट। आइए देखते हैं स्टॉक 2020 का मैच। फुल टीम में नजर डालते हैं। प्रतिभा इंडस्ट्रीज एक करीब 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है। नवनीत में बाईबैक है 125 के प्राइस पे। रैलिस इंडिया ने एक एक्विजिशन किया है, कंप्लीट किया है, तो वो इनके लिए फायदेमंद है। ऑयल इंडिया में बोनस का ऐलान होगा 28 तारीख को। पावर ग्रिड ने
अपना फंड रेजिंग का प्लान सामने रखा और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर बिल्कुल यूनिक थीम लेके आए हैं सेलेक्टर्स मेरे नोटबंदी के लिए। और पीसी ज्वेलर्स थोड़ा नतीजे कमजोर है, मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है, इसलिए बिकवाली यहां पे हो सकती है। ट्रांसफार्मर फायर्स को भी करीब 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है अडानी की तरफ से पावर जनरेशन की इक्विपमेंट सप्लाई के लिए। और लॉयड इलेक्ट्रिकल बेहतरीन नतीजे इसलिए चलेगा। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड मेरे सेलेक्टर्स की टॉप पिक है और ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स भी है, तो यहां भी खरीदारी करनी चाहिए। मेरी टीम पर नजर डालिए, शुरुआत बल्लेबाजों से की है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कल भी टीम में फ्री हिट शेयर था और 9% के रिटर्न्स दे रहा था। आज बायबैक के ऊपर बोर्ड विचार करने वाला है। यहां पर तेजी बनेगी तो एचडीआईएल में भी एक रैली बन सकती है। लेकिन रबड़ की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं और ऑटोमोटिव की जो डिमांड है वो कमजोर हो रही है, उसका खामियाजा अपोलो टायर को भी भुगतना पड़ेगा। कल भी कमजोर था, आज भी कमजोर रह सकता है। डिश टीवी, सन टीवी, ये दो ऐसे और स्टॉक्स हैं जहां पर गेंदबाजी करनी चाहिए, यहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। डिपेंडेबल का दर्जा मैक्लॉयड रसल को दिया है और जयश्री टी भी अच्छी तेजी दिखा सकती है। दो चाय की कंपनियां हैं आज टीम में। देखिए, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को लेकर हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के चलते दिक्कत हो, इवन फार्मा कंपनियों के ऊपर दिक्कत हो सकती है, लेकिन चाय से जुड़ी हुई कंपनियों को भी फायदा मिलता है एक्सपोर्ट्स का, तो यहां पर रखिए नजर। और चावल से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर भी रखिए नजर। आज मेरे सेलेक्टर्स को लगता है लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स में तेजी बन सकती है और कोहिनूर फूड्स में भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। एक्सपोर्ट रिलेटेड थीम अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे क्योंकि डॉलर मजबूत है और रुपया रिकॉर्ड कमजोरी की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसीलिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को भी आज टीम में शामिल किया है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा रिटर्न आज कमाकर दे सकते हैं। तो देखिए, लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स कल 20% का अपर सर्किट लगा था जब नीरज ने बताया था कि नोटबंदी के चलते जिन कंपनियों को फायदा होने वाला है उसमें ये शामिल है क्योंकि स्वाइप मशीन्स बनाती हैं। आज फिर देखिए 8-8.5% की तेजी दिखा रहा है। कल बागले साहब को पसंद था, लगता है उनके टारगेट्स जो थे वो आज हासिल होते हुए दिख रहे हैं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर आज उस थीम पर देखिए 11% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। क्या बात है। तो पीएनबी गिल्ड्स में जो तेजी हुई है उसके बाद देखिए इस थीम को लोग पसंद करने लगे हैं। पीएनबी गिल्ड्स कई दिनों के अपर सर्किट के बाद आज भी 5% का अपर सर्किट लगाने के लिए तैयार है। डीमोनेटाइजेशन से घाटा तो सबको पता है, लेकिन फायदा कहां कहां हो रहा है वो काफी कम लोग बता रहे हैं। बताइए आपकी नजर कहां पर है? प्लास्टिक मनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने लगेगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, क्या आप इस थीम को बाय करेंगे? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि जैसे पीएनबी गिल्ड्स आपने कहा कि मेरे ख्याल से इनिशियली जो बैंकों को भारी मात्रा में डिपॉजिट बेस मिलेगा हेमंत, यहाँ पे डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि ये पैसा इनिशियली ट्रेजरी में जाएगा और कम से कम आने वाले 2 क्वार्टर्स के लिए तो पीएनबी गिल्ड्स के लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि एक यूनिक इनका बिजनेस मॉडल है और लिस्टेड स्टॉक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमको दिख रहा है कि अगर रेट कट्स कम भी होते हैं तो इनको डेफिनेटली फायदा होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद ही रियली क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा और तब तक ट्रेजरी गेन्स ही बैंक्स कोशिश करेंगे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे को डिप्लॉय करके अपने रिटर्न ले। तो पीएनबी गिल्ड्स में मुझे लग रहा है कि अभी भी मौका है कि शायद शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म मोमेंटम जारी रहे। ओके, पीएनबी गिल्ड्स में अभी भी तेजी रह सकती है। पीसी ज्वेलर्स, इस स्टॉक पर राय लेना चाहता हूं मैं आपसे। क्रिस वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे ढीले हैं। भले ही सेल्स थोड़ी बड़ी, प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन मार्जिन पर दबाव है, मजा नहीं है नंबर्स देखकर। स्टॉक तो काफी दिनों से पिटा है, वोलेटाइल तो है ही और कंजम्पशन पर जो बड़ा खतरा है वो तो इसी शेयरों पर ही है। ये बताएं, शॉर्ट करना चाहिए एफएनओ ट्रेडर्स को? जी, हमने एक छोटा मोटा यहाँ पर डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग रैली देखे और बारी गिरावट के बाद लेकिन मेरा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं 375 के आसपास अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक उस लेवल तक अगर कोई मौका मिले तो एक बार शॉर्ट करके चले। आई थिंक ये वापस ये 355 यहाँ तक जाने की संभावना है। तो नियर टर्म डेफिनेटली वीकिश है और इवन लॉन्ग टर्म में अगर कोई बाउंस मिले तो आई थिंक कोई यहाँ पर एक बिकवाली का एक चांस है। ओके, चलिए तो ये स्टॉक पर रखिएगा नजर। और काफी सारे शेयर हैं जो मजबूती के साथ खुल रहे हैं, उनकी बात करते हैं। ऑयल इंडिया देखिए बोनस की खबर पर 3% की तेजी के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। रजत, आपके अभी पिक्स रह गए हैं, बताइए आप कहां पर बुलिश है, बेरिश हैं आज? देखिए, ऑयल इंडिया पहले ही आपकी चैनल पे मैं बोल चुका हूं, इसलिए परसों ऑयल इंडिया की बात किया था। अभी मुझको लगता है कि ऑयल इंडिया तो चलना ही चाहिए और इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट मुझको लगता है कि ऊपर की तरफ एक बार मूवमेंट देना चाहिए इसको। ये जिस तरीके का फॉर्मेशन दिखाया है 469 रुपया तक एक बार जाने की
तैयारी कर सकता है। इसके लिए इसको 458 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो 450 के नीचे स्टॉप लगाइए, 465 और 469 ये दोनों टारगेट है। और बजाज फाइनेंस मैं सेल करना चाहूँगा, क्योंकि मुझको लगता है ये ऊपर में जो शॉर्ट कवरिंग के चलते ऊपर आया है, अभी फिर से एक बार पेन एंड फॉर्मेशन होने के नाते डाउन साइड में 816, 805 दोनों टारगेट है। 800 के आसपास दोबारा एक बार जाएगा ऐसा समझ में आ रहा है। 876 के ऊपर स्टॉप रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें मूवमेंट काफ़ी बड़ा होता है, तो इसीलिए स्टॉप भी थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। तो बजाज फाइनेंस सेल करूंगा और जी एंटरटेनमेंट बाई करूंगा। और इसके अलावा स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों, स्पेशली स्टेट बैंक, वो तो बाई करना ही चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए बैंक्स में खरीदारी करने की। बुरा नहीं है प्री ओपनिंग सेशन, जैसा कि लग रहा था एसजीएक्स निफ्टी को देखकर। दो चीजें हैं, एक तो ये कि एसजीएक्स निफ्टी 45 नीचे दिख रहा था, फिर 35 हुआ, और यहाँ तो सिर्फ 20 अंक नीचे खुल रहा है 8000 के ऊपर। और सेंसेक्स में तो उतनी कमजोरी भी नहीं है। मिड कैप इंडेक्स जरूर आधा % कमजोर है, लेकिन बैंक निफ्टी 65 अंक नीचे दिख रहा है। ये प्री ओपनिंग सेशन अच्छा बस शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बार फटाफट सुब्रमण्यम साहब की पिक्स लेना रहेगी। ये सर बताइए, कौन से स्टॉक्स चुने आज आपने ट्रेडिंग के लिए? जी, 3 बाई कॉल्स यहाँ पर सीमेंट शेयर, जहां पर हमने भारी भरकम पिटाई देखी, लेकिन कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि शायद एक बाउंस बैक के तैयारी पे है। रोल्स भी मोटा मोटी अच्छी है, अच्छी के सबसे अच्छी रोल्स आई थिंक अल्ट्राटेक और एसीसी में है, तो उस लिहाज से एसीसी को मैंने चुना है। यहाँ पर एक खरीदारी की जा सकती है, 1355 का टारगेट और 1280 का स्टॉप लॉस। दूसरा पीएफसी, यहाँ पर हमने अच्छी खासी मोमेंटम देखी है लास्ट 2 हफ्ते में, जहां पर मार्केट में ओवरऑल मेल्टडाउन है। यहाँ पर भी एक आई थिंक शॉर्ट रोल्स कहीं ना कहीं थम गई, और शायद इसका एक फायदा मिल सकता है दिसंबर सीरीज में। 135 का टारगेट पकड़ के यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, 124 का स्टॉप लॉस। और तीसरा एशियन पेंट, आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें भी ओवरसोल्ड जोन पे आ गई, और आई थिंक यहाँ पर एक बाउंस की तो अभी भी संभावना है। कल भी अच्छी खासी बढ़त देखी, मेरा मानना है कि शायद वापस 1005 यहाँ तक जाने की संभावना है, और 928 का एक स्टॉप लॉस लगा दे। और एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी में आइडिया, जो काफी आई थिंक 2016 में बहुत जब अच्छी खासी पिटाई हुए, लेकिन दिसंबर रोल्स के लिहाज से मुझे लग रहा है शायद यहाँ कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट फेज पे है, तो एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से आई थिंक बुल स्प्रेड स्ट्रैटेजी की जा सकती है। एक 70 का कॉल ले सकते हैं, जो 4.5 के आसपास बंद हुआ था कल, और 77.5 का कॉल बेच के चले, जहां पर 170 का यहाँ पर कॉल का भाव था कल। तो नेट कॉस्ट एक 202 रुपये 80 पैसा के आसपास आ रहा है, तो एक टारगेट हम 5.5 का रख रहे हैं, और स्टॉप लॉस 140। तो आर रिकमेंडेशन ऑल बुलिश साइड, और आई थिंक इसमें पोजिशन ली जा सकती है। ओके, तो ये है राय इस वक्त तमाम ट्रेडिंग स्टॉक्स पर। चलिए, बाजार खुलने वाले हैं, 40 सेकंड बचे हैं। एशियाई बाजार मिला जुला कारोबार दिखा रहे हैं, निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी तो होती दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी अब तो रिलेवेंट रहा नहीं, प्री ओपनिंग सेशन हो गया हमारा, तो और 2 पॉइंट ही नीचे दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी 20 अंक नीचे दिख रहा है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी अभी भी सिंगापुर वाले जागे नहीं है, कितने 35 पॉइंट नीचे दिख रहे, 7972, यानी कि हमारी ओपनिंग से तो लगभग 30 पॉइंट और ज्यादा नीचे है। देखते हैं फिर इसका मतलब ये कि 8000 के ऊपर खुल के हम टिक पाएंगे, यानी एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर नीचे गिरेंगे, या एसजीएक्स निफ्टी को सुधरना है, ये बड़ा सवाल। दिन भर सपोर्ट दिया था, और अच्छा दिया, आज देखिए सपोर्ट कर रहा है मार्केट। अभी खुला नहीं है, लेकिन प्री ओपनिंग सेशन में तो कर रहा है, करना तो चाहिए। डेटा तो यही बताने, एक्सपायरी का दिन है, 8000 अहम सपोर्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजार की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर 30 अंक नीचे है, सेंसेक्स 22 अंक नीचे, निफ्टी खुलता हुआ 8000 के बेहद करीब। ये है इस वक्त पहली टिक पर। टाटा मोटर्स 1.5% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा में 1.5% का नुकसान, यूपी नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, टाटा स्टील नीचे है, अंबुजा सीमेंट नीचे, तो थोड़ा थोड़ा नुकसान बैंकिंग शेयरों से, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक, आईसीआईसीआई, ये तमाम बैंक है जो नीचे खुलते हुए दिख रहे हैं, और नुकसान बैंकिंग शेयरों से ही बढ़ता हुआ। और अब बाजार ये तो एसजीएक्स निफ्टी से भी तेज गया, 50 पॉइंट नीचे, 7980 कल के लोस पर तुरंत ही आता हुआ दिख रहा है। 100 पॉइंट नीचे लगभग सेंसेक्स दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% का झटका लगा है, और बैंक निफ्टी 150 अंक नीचे है, ये बड़ा झटका है। तो ऑटो कमजोर है, आईशर, बजाज, टाटा मोटर्स, मेटल कमजोर है, टाटा स्टील, उसके अलावा बैंक्स कमजोर है, कोटक, यस, आईसीआईसीआई, बीओबी, सारे के सारे। सिर्फ 2 स्टॉक मजबूत है निफ्टी में, इन्फोसिस और डॉक्टर रेड्डीज, बाकी सब लाल निशान में। एग्जैक्टली कल के लो पर बाजार 58 अंक नीचे, 160 अंकों का बड़ा कट सेंसेक्स में आता हुआ दिख रहा है। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक बता दूं आपको। रिलायंस इंफ्रा कल का स्टार परफॉर्मर 2.5% नीचे, अपोलो टायर्स 2.5% नीचे, रिलायंस कैपिटल 2.5% नीचे, तो अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों पर तेज मार पड़ती हुई दिख रही है इस वक्त। डीएलएफ कमजोर है, छोटे छोटे बैंक्स पर बड़ा दबाव, यूनियन, फेडरल,
ये कमजोर होते हुए दिखे। तो मजबूत क्या, ऑयल इंडिया आज का स्टार परफॉर्मर 3% की तेजी के साथ। इसके अलावा एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जो 1% मजबूत हो। स्ट्राइड शासन हमारे तमाम एक्सपर्ट बुलिश है, तो आधा % ऊपर खुला है। मैक्लियोड रसल हेमंत ने रिकमेंड किया, आधा % मजबूत खुला है। ये कुछ एक शेयर है जो थोड़े मजबूत है, लेकिन हाँ एक चीज करनी होगी हेमंत, पहली गिरावट जो थमी है वो निफ्टी के कल के लोज पे थमी है। 7973 आज का लो बनाया और कल भी 7973 ही लो था, तो अभी तक बस कल का लो नहीं टूटा है, यही सांत्वना वाली बात कही जा सकती है। और कल्प्रिट अगर आप ढूंढने निकले तो फिर एक ही है, रुपया। रुपया देखिए कमजोर हो रहा है। ऐसा नहीं कि रुपए की कमजोरी से फायदा नहीं हो रहा है, आप देखिए कई स्टॉक्स हैं जिनको फायदा हो रहा है। डॉक्टर रेड्डीज आधा % मजबूती के साथ, स्ट्राइड साचुन 1% की तेजी, इन्फोसिस आधा % मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा, ओरेकल में तेजी होती हुई नजर आ रही है। तो रुपए की जो कमजोरी है उससे जिन सेक्टर्स को फायदा मिलता है वो हरे निशान के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं। हम कह रहे थे कोहिनूर फूड्स पर रखिए नजर, चावल से जुड़ी हुई कंपनियां एक्सपोर्ट जो करती हैं 8% ऊपर है। जयश्री टी चाय रिलेटेड स्टॉक्स देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहे हैं, यहां पर एक्सपोर्ट्स का फायदा मिलेगा। लक्ष्मी एनर्जी फूड्स में 1% की तेजी। और आप देखिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स खराब बाजार में 14% मजबूत है। बागले साहब ने कल 115 के टारगेट दिए थे, नीरज की टीम का फ्रीड शेयर था, 20% की तेजी कल देखने को मिली। जिसने अपर सर्किट में खरीदा उसको आज भी फायदा हो रहा है। कमजोर बाजार में जहां मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे है, ये शेयर वापस से सर्किट लगाने की तैयारी में। और दूसरा स्टॉक जिसको डीमोनेटाइजेशन थीम से फायदा होता है वो है न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, ये भी 12% की मजबूती दिखा रहा है। बागले साहब इसके चार्ट कैसे लगते हैं आपको, ये बताइए। हेमंत, इसको 210 का ब्रेकआउट लेवल है, अभी ऑलरेडी 225 जा चुका है, तो वो लेवल था जहां पर मैं कंफर्टेबल रहता। तो फाइनेंशियली इट विल नॉट मेक सेंस, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 208 206 ही होगा। ओके तो किसी को अगर लेना है और नीचे में ऐड कर सकते तो ठीक है। ट्रेंड वाइज तो ऊपर ये 245 का मेरा टारगेट होगा। 245 का टारगेट। पीएनबी गिल्ड्स देखिए 5% की अपर सर्किट पर फिर से। बिल्कुल, लेकिन कुछ मिड कैप्स ऐसे हैं जो खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर बड़े कमजोर हो रहे हैं। मत लॉयड इलेक्ट्रिकल कल बाजार बंद होने के बाद नतीजा है 4% नीचे। पेनिनसुला लैंड कमजोर नतीजे 3% टूटा है। पीसी ज्वेलर्स खराब नतीजे के बाद 3% नीचे। जेएसएल स्टेनलेस, जिसे आप जिंदाल स्टेनलेस स्टील के नाम से जानते थे, यहां पर नतीजे के बाद 3% का नुकसान है। नवनीत एजुकेशन, इन्होंने बायबैक का ऐलान किया 125 रुपए तक का, लेकिन स्टॉक पर देखिए मार पड़ती हुई 4% का नुकसान यहां पर होता हुआ दिख रहा है। तो नतीजों के दम पर कुछ स्टॉक्स हैं जो काफी कमजोर है। बनारी शुगर यहाँ पर अच्छे नतीजे आते, 6% ऊपर, 2000 रुपए का शेयर है, तो ओके 6% ऊपर है। प्रतिभा इंडस्ट्रीज को ऑर्डर मिला है 90 करोड़ के आसपास का, 4% ये स्टॉक भागा है। ऑयल इंडिया की हमने बात करी ली। स्ट्राइड फैशन हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, ये स्टॉक मजबूत है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, इसे भी ऑर्डर मिला है, लेकिन ये 0.5% मजबूत है। आईबुल रियल आधा % मजबूत है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं आज तेजी और मंदी की तरफ खबरों के दम पर। हिंदुस्तान जिंक एक और स्टॉक है जो मजबूत होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 7975 जो हम आज की ट्रेडिंग रेंज को जो नीचे का एंड बोले थे, उसको शायद थोड़ा सम्मान करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कितनी देर रहेगा ये सम्मान पता नहीं। और छोटे मझौले शेयरों में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो चाय वाले शेयर देखिए, चावल वाले स्टॉक्स देखिए, और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स तो लग रहा है आज फिर से अपर सर्किट मार देगा। आप देखिए 17% ऊपर है ऐसे कमजोर बाजार में। और इसी के साथ साथ न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर भी चलता हुआ 15-14% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। जयश्री टी अब 5% ऊपर हो गया है। कोहिनूर फूड्स 8% की तेजी दिखा रहा है। जहां जहां आइडियाज लोगों को मिल रहे हैं, आप देखिए लोग और ट्रेडर्स जमकर यहां पर कमाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बात आपकी ठीक है, कई सारे मिड कैप्स हैं जहां पर गिरावट है। नवनीत आप देख लीजिए, बायबैक के बावजूद शेयर नहीं चलता, ये तो सालों साल नहीं चलता है, तो आज भी क्या चलेगा। बिल्कुल, तो ये अच्छा, ये भी पता नहीं, वो मेरे को लगता नहीं कि ये बायबैक वो वाला होगा, ओपन ऑफर वाला। ये बायबैक शायद वही होगा जो मर्जी आए तब खरीदेंगे। 100 रुपए मर्जी आए तो। ये पसंद है आपको शेयर या दूर ही रहना चाहिए, पैसा बना नहीं कभी अविनाश, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से एजुकेशन सेक्टर में अनिल जी बहुत कम पैसा बनाया, और मुझे लग रहा है कि नवनीत की अगर हम बात करें तो हालांकि कंपनी का बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स काफी अच्छा है, लेकिन इतना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस इस शेयर में हमने देखा नहीं है। मेरे ख्याल से एनआईटी शायद विल बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये एक डेफिनेटली ऐसा शेयर है जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस और एफआईएस भी काफी पॉजिटिव है, और ये डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कंपेयर टू नवनीत एजुकेशन डेफिनेटली काफी अच्छा लग रहा है। 1000 टाइम्स बेटर है ये स्टॉक। नवनीत को आपको अवॉइड करना चाहिए।
और आप देखिए डिमोनेटाइजेशन से फायदा की अभी आप एक रेट देख रहे थे, और उसमें जिन जिन कंपनियों को फायदा हो रहा है वहां पर तेजी होती हुई दिख रही है। पीएनबी गिल्ड्स ने तो अनिल क्या स्टार परफॉर्मेंस दिखाई है इस हफ्ते। बाजार ने जहां डिसअपॉइंटमेंट दिखाया है, ये शेयर 40% की रैली दिखा चुका है। पीएनबी गिल्ड्स 5% के अपर सर्किट पर, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में तेजी, हर तरफ जो थीम्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, देखिए वो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स, इतना बड़ा शेयर देखिए 2.5% की मजबूती के साथ आज ट्रेड करता हुआ। हिंदुस्तान जिंक, ये स्टॉक क्रिस आपसे राय लेना चाहता हूं। 2% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है 2% के आसपास का। एक्चुअली ये वेदांता ग्रुप के सारे शेयर अब मजबूत हो रहे हैं धीरे धीरे, केन, वेदांता और अब ये हिंदुस्तान जिंक। खरीदा जाए इनमें से? एफएनओ में क्या पसंद है आपको, स्पेशली हिंदुस्तान जिंक? आई थिंक ये ब्रॉडली काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस हमने देखी है मेटल, ओवरऑल मेटल में तो हमने तेजी देखी है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक में खास करके यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस जारी रही है। और मेरा मानना है कि शायद अभी भी यहाँ पर स्कोप है, और अगर नियर टर्म यहाँ पर अगर एक टारगेट पकड़ के चलोगे, आई थिंक 274 जो एक नियर टर्म टॉप था, आई थिंक वहां तक जाने की संभावना है डेफिनेटली, और इसमें अभी भी तेजी की संभावना है। और कोई भी गिरावट में अगर कोई मौका मिले तो आई थिंक खरीद के चल सकते हैं। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान जिंक खरीद कर चल सकते हैं। एनएमडीसी देखिए ये भी 1.5% ऊपर है। वेदांता आज फिर 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। मेटल एज अ पैक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता हुआ दिख रहा है। रजत, कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो इस थीम में से? क्योंकि देखिए कल भी आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी इस पूरे पैक में, और आज सुबह सुबह बाजार 150 पॉइंट नीचे, ये सभी शेयर ऊपर। देखिए वेदांत तो मुझको अच्छा लगता है। ये 214 रुपया 80 पैसा के स्टॉप लगाइए और 223 से 225 तक उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न ये बता रहा है कि ये फिर से एक बार ऊपर जाने की तैयारी में। स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर वेदांता मेरा पोर्टफोलियो में है। ओके, वेदांता पोर्टफोलियो में है, तो रजत कब बेचेंगे? अभी बेचने का इरादा नहीं है। आपके तो खराब बाजार में भी रोज एनएवी ऊपर आ रही है, आपके तो मजे हैं एकदम। चलिए चलिए किसी के पैसे तो बन रहे हैं। काफी लोगों के पैसे बन रहे हैं। देखिए कोहिनूर फूड्स, ये सारे के सारे शेयर देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं आज के दिन। श्रीराम ईपीसी, मुझे याद है ये भी शेयर रजत आपने सुझाया था कुछ दिनों पहले इसी चैनल पे, इसी शो पे, और क्या जबरदस्त प्रदर्शन इसने दिखाया था। ये भी अभी आपके कोर पोर्टफोलियो में है ना, या आपने बेचा इसे? हाँ है, और इसके टारगेट अभी क्या है? क्योंकि मेरा टारगेट 70 रुपया का है। अच्छा, रजत के बोलते बोलते देखो वेदांता में तेजी बनने लगी, 220 तो शेयर का भाव हो गया, ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ गया, तो रजत के मुंह से निकलना चाहिए शेयर। नहीं है ना, बेचेंगे नहीं। रजत के बोलने पे लेने को तैयार है, जिनके पास है उन्हें बेचना नहीं है। चलिए, तो अच्छी तेजी हो रही है, लेकिन आज की एक क्रेडिट तो वागले साहब आपकी बनती है। स्ट्राइट सेशन 1.5% मजबूत हो गया है। आपने भी रिकमेंड किया था, विकास सेठी आए थे, उन्होंने भी रिकमेंड किया था, या अच्छी तेजी होती दिखाई। अच्छा, लेकिन एक ट्रेड क्या निफ्टी पर रजत इंट्राडे में कोई ये 10-15 पॉइंट के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए क्या? कुछ 25-30 पॉइंट की अपसाइड बन सकती है? तो ये मैं बोलूंगा कि 63 के नीचे, मतलब 7963 के नीचे स्टॉप लगाइए, 22 पॉइंट का स्टॉप बन जाएगा। और ऊपर में 8010 टू अबाउट 8020 वहां तक तो मिल सकता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ भी नहीं रहेगा। आज 7950 के नीचे जाएगा ऐसा उम्मीद नहीं है। रजत, जैसे ही लोगों को पता चला कि आपके पास अभी भी श्रीराम ईपीसी है, तब 6% ऊपर था, अब 10% ऊपर है। लोगों का देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आप आके बताते रहा करिए आपके पास ये शेयर है और अभी आप नहीं बेचेंगे। क्या तेजी देखने को मिल रही है। एक और स्टॉक जहां तेजी बढ़ती जा रही है और अनिल ये लगने वाला है सर्किट, वो है कोहिनूर फूड, 16% ऊपर है। और हम कह रहे थे चावल, चाय, ये सेक्टर आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। ये बताइए इसके लिए कोई टारगेट आप देना चाहेंगे? हेमंत, मुझे लगता है ये स्टॉक इमीडिएट टारगेट इसका 61 होगा। ओके, तो मतलब कल भी शायद ये सर्किट मारेगा, अभी आज तैयारी है मारने की, और अभी बाय करना चाहिए। और जैसे ही ये 62 के ऊपर क्लोज हो जाता है, मुझे लगता है ये 68 to 70 जा सकता है। ये कुछ हफ्तों का टारगेट है। बागले साहब के कहने की देर होती है अनिल, और अब आप देखिए 17% ऊपर है कोहिनूर फूड। इसका चार्ट एक बार देखिए, इस तरह से तेजी देखने को मिली है। अब लीजिए सर्किट लग गया, तो बागले साहब बोलते हैं इधर
और यहाँ पर ट्रेडर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल, स्मॉल कैप शेयरों में तो यही एक्शन चल रहा है। एक और स्मॉल कैप शेयर है मैथन अलॉयज, यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है, 6.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर बदली। BSE पर ये स्टॉक देखिएगा, MAITHAN, यहाँ पर बड़ा ट्रेड हुआ है, हो 6.5% हिस्सेदारी, ये तो इंटरेस्टिंग है। 6.5% हिस्सेदारी बदलना किसी भी शेयर की। 18,80,000 शेयरों का एक कारोबार हुआ है और ये हुआ है 203 रुपए पर। ओके, 211 रुपए के आसपास का दाम है, तो ये एक बड़ा ट्रेड रिपोर्ट हुआ है। आई डोंट नो, मैंने तो पहले बहुत ज्यादा इसका नाम हाँ, अविनाश कुछ है आपको जानकारी इस स्टॉक के बारे में? आई थिंक ये स्टॉक हम लोग कवर नहीं करते अनिल जी, तो कहना जरा मुश्किल होगा। कम लिक्विड है, कम 10% का सर्किट अनिल श्रीराम EPC में भी लग गया, तो 10% का वो सर्किट है। तो रजत जी के बोलने से 10% का सर्किट श्रीराम EPC में, और वागले साहब के बोलने से 20% का सर्किट दूसरे दिन लगातार कोहिनूर में, कल लगातार न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर में और आज कोहिनूर में लगता हुआ नजर आ रहा है। तो तेजी तो देखिए सर्किट लगेगा, आवाज कुछ भला ही। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया शायद, उनका आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन अनिल देखिए क्या तेजी देखने को मिली, छोटे मझोले शेयरों में आज भी एक्शन भरपूर है। बिल्कुल, और प्रतिभा इंडस्ट्रीज देखिए 10 रुपए का शेयर, ये 3% मजबूत हो गया, ऑर्डर मिला है, तो वही हम बात कर रहे थे कि ये खुलता तो मजबूत है लेकिन टिक पाता है या नहीं, तो ये एक बड़ा पॉइंट है। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स ये मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। बनारी शुगर 6% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स बड़े एक्शन में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन माइंस मिनरल्स से जुड़े हुए स्टॉक्स ये ज्यादा एक्शन में है आज। हिंदुस्तान जिंक, दूसरे दिन लगातार वेदांता, केन, ये सारे स्टॉक्स है जिनमें माइनिंग, मिनरल्स, ये सारे कारोबार, तो यहाँ पर अच्छी तेजी होती दिख रही है। बिल्कुल, तो काफी सारे सेक्टर्स हैं जो आज फोकस में आते हुए, माइनिंग और मिनरल सेक्टर, जैसा कि अनिल बता रहे हैं, मेटल सेक्टर दूसरे दिन लगातार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ, और छोटे छोटे स्टॉक्स देखिए खबरों के दम पर अच्छी खासी रैलीज यहां पर देखने को मिल रही है। कोहिनूर फूड में तो 20% का अपर सर्किट लग गया। अब लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स देखिए, ये भी 6% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। जयश्री टी 5% का, शायद यहां पर भी नहीं, अभी सर्किट नहीं है, लेकिन यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है उनकी बात करते हैं। ADAG पैक देखिए आज फिर पूरा का पूरा पैक कमजोर है। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, सारे के सारे शेयर देखिए 1 से 3.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। किसी को शॉर्ट का आइडिया लेना हो तो क्या ये पैक सेफ होगा सुब्रमण्यम साहब, या फिर आज एक्सपायरी के दिन इसको अवॉइड करना चाहिए? जी, ब्रॉडली यहाँ पर अगर हम शॉर्ट करने की सोचे तो आई थिंक एक रिलायंस पावर है जहां पर अभी भी तो वीकनेस है, जो शायद नीचे की तरफ लुढ़क सकता है। तो मेरा मानना है कि शायद ये एटलीस्ट 37 तक जाने की संभावना है। लेकिन ओवरऑल मेरा मानना है कि शायद मैं पॉजिटिव बायस लेके चलूंगा। आई थिंक रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा आई थिंक काफी ये तो मैं एक करेक्शन ही समझूंगा। मेरा मानना है कि शायद गिरावट पे ले सकते हैं रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा। रिलायंस पावर में एक छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, बट ओवरऑल आई थिंक इस ग्रुप में बारिंग में भी एन आरकॉम, आई थिंक एक पॉजिटिव बायस रखना बेटर रहेगा। ओके, आज ये एक्चुअली मिड कैप इंडेक्स जो लाल निशान में है 0.5% नीचे है, हेमंत, उसमें काफी कुछ कंट्रीब्यूशन रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों का दिख रहा है साफ तौर नहीं, इसी वजह से मुझे, अदरवाइज तो कल मिड कैप इंडेक्स काफी जबरदस्त मजबूत था, 1.5% के आसपास। ADAG पैक नहीं आज मिड कैप इंडेक्स को नीचे रखा है, क्योंकि देखिए जिन स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं वो तो क्या जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। आज के बाजार में भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। PNB गिल्ड्स में तेजी है ही। अच्छा, ऑयल इंडिया देखिए आज 3%, 3.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। तो ऑयल इंडिया पिछले 3 दिनों से आप शायद रिकमेंड कर रहे थे, आप कह रहे थे ONGC से बेटर ऑयल इंडिया लगता है। ये बताइए, जिसने खरीदा क्या अभी भी उसे होल्ड करना चाहिए? हेमंत, अभी तो मूव चालू हुई है। ऑलराइट, तो मैं समझता हूँ ऑयल एंड दिस इज द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके, होल्ड किया जाए ऑयल इंडिया को, ये है राय इस वक्त वागले साहब की। वक्त एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ और ट्रेडिंग के मौके हम ब्रेक के दौरान ढूंढते हैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद भी हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, पूछेंगे उनसे क्या होना चाहिए आपका ट्रेडिंग। बने रहिए हमारे साथ। टोंक नीचे, सेंसेक्स 40 अंक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। 8000 के इर्द गिर्द इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन देखिए छोटे छोटे मिड कैप्स हैं जहां पर अच्छी रैली आज देखने को मिल रही है, और फ्लेवर ऑफ द डे, फ्लेवर ऑफ द मोमेंट है चाय के शेयर और चावल के स्टॉक्स। साथ ही
काफी सारी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पीएसयू स्टॉक्स में देखिए ऑयल इंडिया में 4% की बढ़त, एनएमडीसी में करीब करीब 2% की अच्छी तेजी देखी जा रही है इस समय। मेटल शेयरों में भी अच्छी रौनक आज फिर से हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स 2% मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंडाल्को, इस पर एक राय लेना चाहता हूं। वागले साहब, आपका टॉपिक भी था, क्या और ऊपर जा सकता है? और आज के लिए टारगेट्स बताइए एक बार फिर से। हेमंत, और ऊपर तो बिल्कुल जा सकता है, इसमें मेरे लंबे टारगेट है, लेकिन आप अगर एफएनओ के तौर पे ये करेंगे तो 180, 178, 179 के बीच में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक 3-4% की अप मूव मुझे दिखती है यहां से भी, और 174 के नीचे जाना नहीं चाहिए। ओके, ये है राय आपके लिए हिंडाल्को पर। पीसी ज्वेलर्स ओपन इंटरेस्ट में हाईएस्ट इजाफा होता दिख रहा है। स्टॉक में इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है, दिन के लो से दिन के हाई पर ये मूव होता हुआ दिखा है। इंटरेस्टिंग। तो कमजोर नतीजों के पहले काफी तेजी से गिरा। केवल मार्जिन्स कमजोर थे, मुनाफा बढ़ा था, आय बढ़ी थी, मार्जिन्स को छोड़कर बाकी सब बढ़ा था। तो लोगों ने गलत इसको एसेस किया ना, अच्छे नंबर थे दरअसल। एक्चुअली मुझे परसों भी कह रहे थे कि ज्वेलरी कंपनियों में पीसी ज्वेलर्स अच्छे नंबर्स पेश करें। नंबर्स बुरे नहीं है एक्चुअली, जी हाँ, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। तो रिकवरी तो आ रही है। अभी इस रिकवरी में कितना ऊपर जा सकता है चार्ट पर, ये बताइए, क्योंकि आपके मीडियम टर्म चार्ट्स पे वो आप जो कहते हैं ना, थोड़े लंबे वाले देखूंगा चार्ट्स में, उसमें तो शॉर्ट आएगा पक्का आएगा वो तो, मतलब तो, लेकिन कहाँ करना चाहिए, ऊपर कितना जा सकता है ये बताइए। शॉर्ट ही आ रहा है लग रहा है मेरे को, फ्रैंकली स्पीकिंग, ना स्ट्रेंथ दिखती है ना वीकनेस दिखती है। नो ट्रेड जोन, नो ट्रेड जोन। वीकनेस इसकी क्योंकि वो होल्ड, आप है ना एडवाइजर है, ब्रोकर नहीं है। ब्रोकर होता तो ब्रोकर बोले कोई ट्रेड नहीं करेगा तो ब्रोकर जो रेंज बताइए चलिए। नहीं, अगर पीसी ज्वेलर्स को हमको बाय करना है तो 375 के पहले मैं उसको टच ही नहीं करूंगा, और वीकनेस तब आएगा जब 350 ब्रेक करेगा। तो आज का लो बीच में है, तो आज मुझे नहीं लगता ये रेंज ब्रेक 350, 375 नो ट्रेड जोन, ठीक है, वही चाहिए था। मतलब 375 के पार निकले तब मजबूती दिखेगी। ठीक बात, शायद ये हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो पीसी ज्वेलर्स नो ट्रेड जोन में इस समय। लेकिन देखिए, आज एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे नजर आ रही है एफएनओ में। टॉप गेनर ऑयल इंडिया, सेकंड कंटेनर कॉर्पोरेशन, थर्ड हिंदुस्तान, फोर्थ बिल्कुल सरकारी एनएमडीसी। आप देखिए, 5 में से 4 शेयर जो हैं वो सरकारी कंपनियां ही हैं, और इन सरकारी कंपनियों ने बायबैक्स किए हैं, बोनसेस दिए हैं। तो ये चीज लोगों को पसंद आ रही है। और ऐसे मुश्किल भरे माहौल में अगर सबसे ज्यादा कैश बुक्स में किसी के पास है तो सरकारी कंपनियों के पास है। बोनस किसको पसंद नहीं आता चाहे एम्प्लॉय हो चाहे शेयर होल्डर, क्यों विनाश, सही है ना बिल्कुल। तो चलिए, बोनस मिल रहे हैं, लोग खुश हैं, और स्टॉक में भी तेजी हुई है। एक और स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प, थोड़ा बिल्डअप हुआ है, अभी तक कोई पोजीशन बनी नहीं है, मतलब प्राइस मूवमेंट आया नहीं, एकदम फ्लैट है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 7% बढ़ा। ये किस तरफ जाएगा स्टॉक, क्रिस बताएं जरा। जी, आई थिंक जो भी हमने नवंबर महीने में वीकनेस देखी है, उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट थमी है। मेरा मानना है कि शायद ये 2850 इसके आसपास अच्छी खासी एक सपोर्ट है, तो एक 200 डीएमए के आसपास वापस एक जाने की संभावना है। तो मिनिमम टारगेट मेरे ऑफसेट में आई थिंक 3100, यहाँ तक आई थिंक 1-2 दिन में जाने की संभावना है। लक्ष्मी एनर्जी एक और स्टॉक है। कोहिनूर फूड्स में तो अपर सर्किट लग गया, और अब आप देखिए केआरबीएल 3% ऊपर, लक्ष्मी एनर्जी 12% ऊपर। लक्ष्मी एनर्जी के चार्ट्स में भी कुछ आपको पैटर्न पॉजिटिव नजर आ रहा है क्या बागले सर? लास्ट आई थिंक 7-8 डेज का हाई ब्रेक कर रहा है, ये कितना 12% ऊपर है। जी हाँ, थोड़ा मैं वॉल्यूम बिल्टअप के लिए वेट करूंगा, तो इसमें मैं ब्लैंकेट बाय नहीं दूंगा। हालांकि मुझे 60-62 का अपसाइड बैठता ही है, तो 10 से 15% की अपसाइड तो है इसमें। 10 से 15% की और अपसाइड हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि थोड़ा और वॉल्यूम का बिल्टअप देखेंगे, उसके बाद यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। और ये शेयर भी अब देखिए 12% ऊपर था, 13.5%, 14% ऊपर। तो आज यही शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और अच्छा प्रदर्शन दिखाने में कुछ और स्टॉक्स जो हैं वो मेटल स्पेस और माइनिंग स्पेस के हैं, जैसे कि हिंडाल्को, वेदांता, केन, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक, ये जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये स्पेस काफी अच्छी दिख रही है, काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, लेकिन बाजार 8000 के पार जाने में मुश्किल देख रहे हैं। यहाँ पर इसके ऊपर तेजी बन नहीं रही है। एमएनएम फाइनेंशियल, क्या ये फिर से शॉर्ट करने लायक हो गया? एमएनएम और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, एसकेएस माइक्रो, एसकेएस वैसे ये दोनों स्टॉक अब कमजोर होने लगे। तो एनबीएफसी में जो थोड़ा मजबूती का संकेत आ रहा था, फिर जा रहा है। बजाज फाइनेंस भी ढीला है, किसे बेचा जाए वागले साहब?
फाइनेंशियल साइडवेज जोन में है। भारत देखता हूँ, भारत बजाज है, कुछ जमता है नहीं बजाज, मतलब ये सारे एनबीएफसी वाले ढीले हो गए शेयर एकदम। रिलायंस कैपिटल तो नहीं, नो ट्रेड है, नो ट्रेड जोन। अच्छा, डिश टीवी देखिए ये स्टॉक किस तरह से कमजोर हो रहा है, 3% की गिरावट। सुब्रमण्यन साहब, इसको किस तरह से देखेंगे? पहले माना जा रहा था कि जीएसटी का बड़ा फायदा होगा, अब तो पार्टियां बात करने को तैयार नहीं है। जीएसटी के ऊपर जो बैठक होनी थी वो भी एक बार टाल दी गई, कंजम्पशन की हवा निकलती हुई दिख रही है। डिश टीवी एक्विजिशंस कर रही है, जो कैश इनके बुक्स पे उसको इस्तेमाल कर रही है। वीडियोकॉन का डीटीएच हाल ही में इन्होंने खरीदा, शेयर गिर रहा है, क्या और नीचे जा सकता है? जी, आई थिंक आज जो भी गिरावट है यहाँ पर क्लियर एक ब्रेकडाउन है, और मेरा मानना है कि शायद ये नियर टर्म में अगर एक टारगेट पकड़ के चले तो आई थिंक 75 यहाँ तक जाने की संभावना है। डेफिनेटली यहाँ पर जो भी पॉजिटिव न्यूज हुआ हमने देखा, ये डिश टीवी में बिकवाली आती है ऊपर में, आई थिंक वापस एक कमजोर बाजार में और भी गिरावट आने की संभावना है। तो आई थिंक अवॉइड करें, ऊपर मौका मिले तो एक बार शॉर्ट करें। आई थिंक 75 तक एक गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छे बाजार में 3% कमजोर था और आज के खराब बाजार में भी 3% कमजोर है। ये डिश टीवी जी हाँ, 3% आज का सेकंड टॉप लूजर रिलायंस इंफ्रा के बाद। चलिए, वक्त है तमाम एक्सपर्ट से विदा लेने का। संदीप वागले, क्रिस सुब्रमण्यम, अविनाश गोरक्षकर और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, पहला सौदा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे नई दिल्ली से इंडिया इन्फोलाइन के संजीव वसीम साहब। कल के लो के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिखता है। ऐसा लग रहा है 7,975 तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, 8,000 को पार जाने को तैयार नहीं। तो ये 25 पॉइंट की रेंज पिछले आधा घंटे की कशमकश दिखा रही। तो देखते हैं निफ्टी किधर डायरेक्शन लेता है, लेकिन डायरेक्शन मिड कैप शेयरों का साफ है, डायरेक्शन बैंक निफ्टी का साफ है, क्योंकि बैंक निफ्टी पर गिरावट काफी तेज है, लगभग 1% की, और मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे। तो यही वजह कि दिग्गज शेयरों में निफ्टी में रिकवरी आ नहीं पा रही। लेकिन बाजार का आगे का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हम इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव वसीम साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वसीम साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज का। इस बदले हुए माहौल में ये लेवल ठीक है 8,000 के नीचे खरीदारी करने के, या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? गुड मॉर्निंग अनिल। लेवल तो हमेशा अच्छा होता है, शेयर बाजार आपके लिए रोज ही है, लेकिन आपको ध्यान होगा 9,000 पे हम बहुत ज्यादा वेरीड थे और हमने कहा था कि यहाँ पे कैश रेज करना चाहिए। अब 8,000 में आई थिंक फियर इज प्लेड आउट परफेक्टली। इससे अच्छी पोजीशन आपकी हो ही नहीं सकती, जहां शॉर्ट टर्म में सारा कुछ जो नेगेटिव था वो प्राइस इन हो रहा है। आई डोंट सी दिस मार्केट ब्रेकिंग 7,800, और हम यहां से लगता है कि यहां से अगर आपने एक्यूमुलेट किया तो अगले 3 महीने में आपको जरूर 8,600 से 8,800 का लेवल आपको निफ्टी पे जरूर पाया जाएगा। उसका रीजन सिंपल है कि ग्लोबली वी आर इन अ वेरी वेरी बिग बुल मार्केट विच इज स्टार्टिंग, और वो डेवलप्ड मार्केट से कमोडिटीज से स्टार्ट हो रही है। इसी कारण से अभी मैं आपकी टिप्पणी सुन रहा था कि हिंडाल्को इज टचिंग न्यू हाईज जबकि मार्केट इज टचिंग न्यू लोज। तो इट इज एविडेंट दैट मेटल्स एंड कमोडिटीज विल बी द लीडर, एंड इंडिया में भी अ स्लाइट लैगार्ड टू ज्वाइन, बट हमें लगता है दिसंबर एंड के बाद हमारे यहां भी अच्छी तेजी बननी चाहिए। तो फियर को इग्नोर कीजिए और इस समय अपने जो मन चाहे शेयर हैं उनको आप भरिए। बिल्कुल, तो इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत थी बाजार को, और वसीम साहब आपसे बेटर और कॉन्फिडेंस कौन भर सकता है। हिंडाल्को, मुझे याद है आप काफी समय से बुलिश रहे हैं और EIL पर बुलिश रहे हैं, और हर रोज खराब बाजार में इन शेयरों ने आउट परफॉर्मेंस ही दिखाई और कुछ नहीं दिखाई। ये बताइए, ऐसे बाजार में इन शेयरों के अलावा और कहां खरीदारी करनी चाहिए, और इनके लिए भी एक बार टारगेट वापस से रिवाइज कर दीजिए, जो दर्शक हैं वो आपके मुंह से दरअसल सुनना चाहते हैं। हाँ, तो आपने सही टिप्पणी की। हिंडाल्को हमारा 1 साल का टारगेट 250 रुपए है, और इंजीनियर्स इंडिया 2017 दिसंबर तक एक्स बोनस 200 रुपए होएगा, माने 400 रुपए का भाव अभी यहां से दिखता है। साथ में 2 नए नाम दिग्गज जो हमने जोड़े हैं इस फॉल में, 900 रुपए पे एशियन पेंट, अब आप 25 रुपए ऊपर नीचे देख सकते हैं। ये एक मनचाहा शेयर है और हर आदमी ने इसमें ओनरशिप रखी थी, और अब आपको 28% वीक मिल रहा है। ये 900 रुपए पे आपको एशियन पेंट आंखें बंद करके लेना चाहिए, और साथ में मारुति।
जिसको हर घर ने चाहा था कि इसका शेयर भी और गाड़ी भी मेरे घर में हो, 47.5 में आई थिंक मारुति इज एन एक्सेलेंट बाय एंड फिट्स राइट इनटू योर बजट, क्योंकि ये कंजम्पशन लेड फियर विल नॉट लास्ट मोर देन अ क्वार्टर, और उसके बाद ये कंपनियां विद अ वेंजेंस विल बी बाउंसिंग बैक. सो आई थिंक दीज आर टू बिग नेम्स वेयर यू शुड ऑलवेज हैव ओनरशिप एंड मस्ट बी इन योर पोर्टफोलियो. मारुति खरीदें, एशियन पेंट्स खरीदें, तो मतलब मोटा मोटी बात यह है कि जहां अच्छी ब्रांड है, लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कंपनियां बढ़िया है, प्रोडक्ट आपकी आंखों के सामने है, आप उन प्रोडक्ट को हमेशा खरीदना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि इस बाजार में वो शेयर आपको सस्ते मिले. तो वसीम साहब, एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं देख रहा हूं, आपने दोनों स्टॉक ऐसे बताए जो लोगों को डर है कि कंजम्पशन से जुड़े हुए पैसे का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, डीमोनेटाइजेशन की वजह से लोग खर्चा कम करेंगे और इस वजह से ये पिट रहे हैं. तो ये एफएमसीजी शेयर, कंजम्पशन वाले शेयर, डरने की जरूरत नहीं है ना? देखिए हेमंत, अनिल, पहली बात तो ये है, डीमोनेटाइजेशन किसी की हिस्ट्री में आज तक कभी हुआ नहीं. जो टिप्पणी कर रहे हैं वो नंबर अपने गणित पे बना रहे हैं. ना मेरे सामने हुआ है, ना मेरे 53 साल में मैंने देखा है. इसका इफेक्ट क्या होएगा ये तो समय ही बताएगा. और समय में जब फियर इतना ज्यादा है और ब्लू चिप्स ऐसे बिक रहे हैं, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है. हमने आपको एबीसी शेयर नहीं कहे, हमने कहा दो दिग्गज नाम, एशियन पेंट्स और मारुति. और तो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस लगाना चाहिए, क्योंकि यही शेयर 6000 वाला आपको 4800 पे मिल रहा है. कंपनी में अभी भी बहुत जोर है और हमें लगता है 1-2 क्वार्टर के बाद आपको वापस इसमें ऊंचाई दिखेगी. अच्छा सर, आपसे मैं ये भी समझना चाहता हूं, जिस तरह से ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है, उसके चलते बैंकों में दरअसल काफी सारी पूंजी आ रही है. हमने देखा बल्क डिपॉजिट्स के रेट्स कल एसबीआई ने बहुत तेजी से घटाया. किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2% तक रेट्स घट जाएंगे. इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, ये जो इस समय सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है? ब्याज दरें आगे चलकर कितनी घटेंगी और आरबीआई की पॉलिसी जो 7 तारीख को है, उससे आपकी क्या अपेक्षाएं? हाँ, बड़ी अच्छी बात की हेमंत. देखिए, दो नजरिए चल रहे हैं. पिछले 7-8 साल से हमारे बॉन्ड यील्ड्स हमेशा बढ़ते थे और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स घटते थे. अब रिवर्स हो रहा है. यूएस बॉन्ड यील्ड्स आर एट 3 ईयर हाई 2.25, क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेशन है कि इंफ्रा स्पेंडिंग, मेटल्स बायबैक विल बी अ ह्यूज कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ. और हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ एक्सेस मनी सप्लाई, ग्रोथ बॉन्ड यील्ड्स आर फॉलोइंग. लेकिन बॉन्ड यील्ड्स के साथ क्रेडिट भी एक्सपैंड करना चाहिए. वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा रुकेगा, क्योंकि बैंक्स विल नॉट बी सो फास्ट इन लेंडिंग. तो इन द शॉर्ट टर्म ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ेंगे. एक तरह से थोड़ा स्टैगफ्लेशन सा इन्वायरमेंट है. इस इन्वायरमेंट में कॉर्पोरेट लेंडर शुड डू वेल, बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरिंग जरूर घटेगी. आई डोंट रूल आउट कि आरबीआई यहां से 50 बेसिस पॉइंट का कट कर दे इन दिस पॉलिसी, या इंडिकेट कर दे कि 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स इज कमिंग इन द नेक्स्ट 3 months. इसका मतलब लीवरेज प्लेयर्स के लिए लोअर कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत अच्छी रहेगी. लेकिन जो ये लार्ज रिटेल बैंकर्स हैं, जिनमें निम 4.5, 4.5, 4.5% की है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन आएगी. निम्स आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट मच फास्टर एंड पीएसयू बैंक्स विल बी आउट परफॉर्मर्स बिकॉज देयर निम्स कैन एक्सपैंड ऑन द वॉल्यूम फ्रंट. सरकारी बैंक बेहतर करेंगे. और आप मेटल शेयर की बात कर रहे थे, मेटल शेयर पर एक छोटे मेटल शेयर में बड़ा एक्शन होते हुए दिख रहा है. बीएसई पर लॉयड मेटल्स, ये शेयर देखिए, यहाँ पर 3 बड़े ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर. थोड़ी देर पहले एक्चुअली मेरी नजर अभी पड़ी है लॉयड मेटल के शेयर पर 5 लाख और 950, यानी हाँ टोटल मिलाकर 10 लाख शेयरों के आसपास का, माफ कीजिएगा 20 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है लॉयड मेटल में. और ये 1% हिस्सेदारी बदली है कंपनी की, लगभग 1%, 0.9% आ रहा है, और ये हुआ है 13 रुपए 5 पैसे में. तो लॉयड मेटल का शेयर आपके सामने हाजिर करेंगे. बीएसई पर है ये, और इस स्टॉक में बड़ा वॉल्यूम वाला एक्शन होता दिख रहा है. देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पर दिख रहा है लॉयड मेटल का शेयर. ओके, ये है. यानी कि अच्छा, मार्केट प्राइस से नीचे में बड़े ट्रेड होते हुए दिखे. तो 20 लाख शेयरों का टोटल, जी हाँ, 20,75,000 शेयरों का कारोबार आज इस स्टॉक में होता हुआ दिखा. तो छोटे छोटे मेटल शेयर भी अब एक्शन आने लगे हैं. बड़ों को फॉलो कर रहे हैं पीछे. बिल्कुल. चलिए, तो स्टॉक पर भी रखिए नजर. लेकिन ये बताइए भसीन साहब, कौन से शेयरों से दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उसकी कोई अगर आपने परिभाषा बनाई हो, या कुछ कह रहे हैं इस समय प्लेज शेयरों से दूर रहें, और खास तौर पर किस सेक्टर्स को आप अवॉइड लिस्ट में इस समय शामिल करना चाहेंगे? हाँ, तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए रिटेल बैंक्स जो हैं, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक,
यहाँ पे प्रेशर बन सकता है क्योंकि ये FIs के फेवरेट्स हैं और इनके जो बेस्ट ऑफ नेम्स हैं, आई थिंक दैट विल बी अ पास्ट स्टोरी. So these could be under pressure. These are quality names. We are not downsizing them, but we think they will underperform the rest of the market. और ऐसा कोई सेक्टर लगता नहीं क्योंकि सारा कुछ ही ऑलरेडी प्राइस इन है. अगर आप 1 से 2 साल होल्ड कर सकते हैं तो रियल एस्टेट इज एट डिस्ट्रेस वैल्यू. अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आई थिंक कंजम्पशन नेम्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है. और ओवरवेट हम हैं ऑन द सरकारी बैंक, ऑन द PSUs, NBCC, पावर ग्रिड, EIL, NTPC. ये शेयर में कभी ना कैश की कमी थी और आगे भी जाते हुए कैश रिच कंपनी है विच विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म इन देयर रेस्पेक्टिव बिजनेसेस. तो ज्यादा डाउन साइजिंग हमें दिखती नहीं है क्योंकि द करेक्शन हैज बीन वेरी शार्प एंड फ्यूरियस. तो वी थिंक दिस इज अ गुड एक्यूमुलेशन जोन विद अ स्लाइटली लॉन्गर पीरियड. इस समय कोई रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा है, सब कह रहे हैं दूर रहना चाहिए. आप कह रहे हैं कि 1 साल का नजरिया हो तो रियल एस्टेट शेयर खरीदने चाहिए. तो क्योंकि आप दिल्ली में है तो दिल्ली वाली कंपनी के ऊपर तवज्जो होगी DLF पर, या फिर बॉम्बे की कंपनी या बेंगलुरु की कंपनी पर आपकी नजर है? कौन सा शेयर खरीदना चाहिए अगर किसी को रियल एस्टेट शेयर खरीदने हैं तो? हाँ, तो दो नाम लेंगे. एक तो गोदरेज प्रॉपर्टी, वो हमारा एक ऑल टाइम फेवरेट है. उस पे ना कोई लैंड बैंक है, वो ज्यादातर लीज पे लेके एग्जीक्यूट करता है और उसकी अब तादाद और बढ़ जाएगी बिकॉज नए फ्लैट्स में सेल्स विल पिक अप विद अ वेंजेंस वंस दिस मनी कम्स बैक ऑन द टेबल. और दूसरा नाम हम लेंगे शोभा डेवलपर्स. अगेन एक बैंगलोर की कंपनी है, बहुत ही इम्पेकेबल मैनेजमेंट है. कंपनी हैज गाइडेड वेरी वेरी मच पॉजिटिव कि उनके रिसीवेबल्स आर वेरी वेरी लार्ज एंड दे एक्सपेक्ट के 2 क्वार्टर में रिसीवेबल्स विल बी फार इन एक्सेस और डेट बहुत छोटा है. तो आई थिंक शोभा एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज वुड बी माई 2 टॉप पिक्स. रियल एस्टेट में शोभा और गोदरेज प्रॉपर्टी तो जहाँ रहते हैं ना भसीन साहब वहां का शेयर नहीं ले रहे. भसीन साहब कभी कभी तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन बट एक बात है कि कंपनियां दोनों जो पसंद की वो अच्छी है वाकई में. हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो भसीन साहब की पिक्स बिल्कुल उसी तरफ आती हुई दिख रही है. ऑटो स्टॉक्स भसीन साहब बड़े कमजोर होते दिख रहे हैं, खासतौर से 2 व्हीलर वाले. डर वही लोगों को कि लोग बाइक्स नहीं खरीदेंगे. तो जो कॉन्फिडेंस आपको मारुति में है, क्या वही कॉन्फिडेंस बजाज, हीरो या फिर आइशर में है क्या? TVS? हाँ बिल्कुल, बजाज ऑटो इज माई टॉप पिक. उस पर ये लेके चलिए कि उसके लास्ट 3 क्वार्टर उसकी एक्सपोर्ट मार्केट से काफी लैग कर रहे थे. हमें लगता है एक्सपोर्ट विल गेट अ न्यू वेंजेंस बिकॉज द रुपी हैज वीकेंड और उनकी स्टेबलाइजेशन डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स है. साथ में उसने आइशर मोटर के मुकाबले एक 400 सीसी की भी नई मोटरसाइकिल लॉन्च की है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल डेफिनेटली गार्नर मार्केट शेयर. सो बजाज ऑटो वुड बी अ टॉप पिक अराउंड दिस 2500. हमने अभी भी रेकमेंड किया था पीछे. हम सोचते हैं बजाज ऑटो कैन बी एन आउट परफॉर्मर इन द 2 व्हीलर स्पेस. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बाजार और तमाम शेयरों पर, सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए. कोशिश कर रहे हैं बाजार थोड़ा ऊपर आने के 8000 के बेहद नजदीक पहुंचते हुए, लेकिन एक्सपायरी का दिन है तो एक्शन तो ऊपर नीचे हो गई, वही हो रहा है. बैंक निफ्टी दबाव बना हुआ है. फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही. लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ क्योंकि सोने पर हमारी नजर रहने वाली है. जी हाँ, 9 महीने के निचले स्तर पर सोना पहुंच गया. आज घरेलू बाजार में किस तरह की ओपनिंग होगी ये आपको बताएंगे प्रियंका संभव, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे. फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत. नमस्कार.